अब मैं इतिहास के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 की मैं पार्ट 2 मैं आपको बता रहा हूँ। जो खामोश प्रहरी जो जिसमें कहा गया है कि कहानी महापाषाण की, तो इसमें आप ये देखोगे कि महापाषाण का मतलब क्या हो गया। तो ये यहाँ पे आप देख लो कि महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। तो बड़ा पत्थर थोड़ी आप कहोगे महापाषाण को। तो महापाषाण में जो लोग औजार बनाते थे वो बड़े थे, बड़े बड़े पत्थरों के थे। जैसे जैसे एज जैसे नवपाषाण हो गई तो उस एज के अनुसार से औजारों की जो थी, पत्थरों के औजारों की जो लंबाई चौड़ाई मोटाई वो घटती गई, तो इसीलिए महापाषाण कहा गया है इन्हें। और ये शिलाखंड की बात की गई है कि ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये अब देखो कि ये महापाषाण की कब्र, खामोश प्रहरी मतलब कब्र, तो आप देखोगे कि महापाषाण की कब्र जो हमें मिली है वो 3000 साल पहले की मिली है। और ऋग्वेद की रचना कब हुई है? 3500 साल पहले। आप देख ही रहे होगे कि ऋग्वेद की रचना कब हमें मिली है? 3500 साल पहले। तो आप आगे अगर चलें तो आपको इसमें एक मानचित्र दिखाया गया है 2। तो आप अभी मानचित्र देखें 2। ये मानचित्र, ये जो 2 मानचित्र है, ये 2 मानचित्र है। और इस 2 मानचित्र में अभी आप देखो, मैं मानचित्र में जो दिखाता हूँ उसके बाद मैं इस पीडीएफ को बताऊंगा। इसमें आप देखोगे कि ये गोल पत्थर बिछाई हुई है, आप ये देख रहे हो, ये पूरी गोल पत्थर है। उसके बाद ये पत्थर, उसके बाद ये कब्र, ये वाली कब्र है, ठीक है। और इस कब्र में आप देखोगे कि यहाँ पे एक छेद है, उसके पोर्ट हॉल कहते हैं। इस छेद को क्या कहेंगे? पोर्ट हॉल। और अब मैं आगे आपसे चलता हूँ, इसे अगर ये चारों किनारा को देखें तो इसे हम ताबूत भी कह सकते हैं। और इस ताबूत में देखिए ये पोर्ट हॉल है। तो हम आगे अब आपसे मिलते हैं, ये कहते हैं, देखिए कि 3000 साल पहले, 3000 साल पहले जो कब्र निकली थी वो तो आप देख चुके हो। अब इस कड़ी में आप आगे जुड़ोगे कि पूरा, अब यहाँ पे देखो मैं जो बताया हूँ आपको उसमें वो यही लिखा हुआ है कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेले खड़ा हुआ पत्थर एक ही प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाती है। अब आप इसमें देखोगे कि ये जो लाइन कलर चेंज से लिखी हुई है कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करें। तो इनमें आप देखोगे ये कि ये गड्ढे खोदते थे, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज क्या करते हैं? तो आज आप बांस काटोगे, बांस लाओगे, सामान लाओगे दुकान से, उसे ट्रैक्टर, 4 व्हीलर या जो भी आपके पास सुविधा है उस पर आप ला दोगे और जाके फूंक दोगे, आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करवा दोगे। तो ये आज की काम हुई और ये पहले की काम थी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखोगे कि जो कब्र मिली थी उसमें जो मिली थी, कब्र के साथ जो लोग दफनाए हुए थे उनमें लोहे के औजार मिले थे, हथियार मिले थे, घोड़े के कंकाल और सामान मिले थे। और सामान का मैं उदाहरण देता हूँ कि काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिन्हें आप वैज्ञानिक भाषा में या इस भाषा में समझो रेड, ब्लैक एंड रेड वेयर। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? इसका आप मुझे उत्तर कमेंट में दें। तो अब मैं आपसे आगे चलता हूँ। अब आप ये भी देख लो ना, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये सारे लोहे के हैं। नीचे एक कुल्हाड़ी है, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान और नीचे एक कटार है। अब हम आपसे आगे चलते हैं। अब आप ये सोचो कि ये जो लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, ये हम कैसे पता करेंगे? किसे देखकर? कब्र को। किसे देखकर?
कब्र को देखकर, ये किसे देखकर? कब्र को देखकर लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में हम पता करेंगे ना। तो ये कैसे पता करेंगे? तो देखो, आप जो कब्र में कंकाल मिले हैं, तो कुछ कंकाल के साथ आप ये देखोगे कि कुछ कंकाल के साथ जो हैं वो बहुत सामान मिले हैं। सामान, गहने मिले, अनाज मिले। कुछ कंकालों के साथ लोहे मिले, औजार, बर्तन मिले। तो ये अनुमान लगाया गया कि ये जो जितने मिले हैं, ये जो हैं ये अच्छे घर के कंकाल होंगे, बढ़िया इनकी आर्थिक स्थिति होगी। और कुछ कंकालों के साथ जो कब्र हैं उनके साथ बहुत कम सामान मिले हैं। कुछ कब्र के साथ सामान जो हैं वो नहीं के बराबर मिले हैं, थोड़ी बहुत मिले हैं। तो ये आर्थिक स्थिति के आधार पर पुरातत्वविदों ने ये बोला कि ये जो हैं वो असामाजिक असमानता है। अभी मैं आपको ये बता दूं, अभी मोक्ष की प्राप्ति में जो होती है वो सामाजिक असमानताएं, अगर आप वर्तमान में देखना चाहो, वर्तमान में तो आप देखोगे, वर्तमान में अगर आप देखोगे तो आप समझो, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो क्या करेंगे? वो चंदन की लकड़ी बोलेंगे कि हम 9 मन चंदन की लकड़ी से जलाएंगे, ठीक है। और जिनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है, वो आम के लकड़ी से जला देंगे। और कोई इसमें घी भी डालेंगे, कोई नहीं भी डालेंगे। और ये जो चंदन की लकड़ी से जला रहे हैं उसमें तो वो घी भी डालेंगे, देवदार भी डालेंगे। तो ये सामाजिक स्थिति की तुलना, ये वर्तमान स्थिति में सामाजिक असमानताओं की तुलना मैं कर रहा हूँ। तो अगर अब आप आगे चलें कि कब्र से कैसे पता करते थे पुरातत्वविद कि सामाजिक असमानताएं थी, तो इस टाइप से वो कब्र के बारे में पता करते थे। अगर हम फिर आगे चलें तो कुछ कब्रें खास परिवार की थी, जो मैं वो पोर्ट हॉल बताया था। तो वो जो पोर्ट हॉल के रास्ते आपको मैं यहाँ पे बताया था, देखो ये मानचित्र 2 में मैं आपको बताया था कि ये जो छिद्र है ये पोर्ट हॉल ही बोली जाती है। और इस पोर्ट हॉल, वहाँ पे पहले से कब्र में कंकाल दर्शाई हुई मतलब दफनाई हुई रहती थी। और जैसे ही उस परिवार के कोई और लोग मरे कि उसमें वो कब्र दफना दिए गए, उसको पोर्ट हॉल के रास्ते दे दिए गए। अभी आप देखोगे जो गांव से लोग जुड़े हुए हैं, अभी जो आप गांव से लोग जो जुड़े हुए हैं, आप देखना जो लोग गांव से जुड़े हैं वो देखोगे कि किसी की दादी, ये ले लो आप ऐसे, दादी और दादा, आप देखोगे कि मान लिया जाए कि दादा पहले डेट किए, ठीक है, इनकी पहले मृत्यु हुई, तो इनके लिए जो गजहंत बनेंगे उसमें ये देखो मैं बता दूँ कैसे। ये देखो आप, ये ऐसे मैंने बना दिया, ये नॉर्मल गांव में ऐसे ही बनते हैं। तो उनकी फ़ोटो एक यहाँ पे ये लग जाएगी और ये खाली जगह यहाँ पे छूट जाएगी। किसके लिए? दादी के लिए। आप देखे होंगे गांव में अक्सर ऐसे ही होता है। तो पोर्ट हॉल की भी लगभग यही कहानी रही होगी। कुछ कब्रें खास परिवार की थी, तो खास परिवार मतलब पहले इतने कौन करते होंगे? जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जो अच्छे घर से होंगे। और ये कब्र भी क्या बताती है? असामाजिक असमानताएं बताती है। तो अब हम इनाम गांव की एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देखते हैं। तो इनाम गांव की अगर आपसे चर्चा आए तो आप 3600 से 2700 आप याद रखना इनाम गांव की चर्चा में। और इसमें आप देखोगे, इसमें मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसमें आप देखोगे कि ये एक लड़का है या जो भी हो, ये ऐसे है, ये है, ये देखोगे कि ये जो लड़का सोया हुआ है मतलब कब्र में दफन है, ये देखो आंगन में दफन है। इसकी सिर जो है उत्तर है और पैर दक्षिण की ओर है। ये इनाम गांव में मिले हैं।
ऐसे। अब आपको ट्रस्ट के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक आदमी को 5 कमरों वाली मकान के अंदर, ये तो मैं 4 ही बनाया हूँ, ये लो अब मैं 5 बना दिया, कि चारों पैर वाले मिट्टी के एक बर्तन के संदूक में दफनाए जाते हैं और बस्ती के बीच में बसा ये घर कैसा है, बस्ती के बीच में, और इसमें और क्या मिले हैं, अनाज भंडार भी मिले हैं। तो अब हम इनाम गांव के विशेष कब्र की बात कर लिए, विशेष व्यक्ति के ये कब्र है। तो अब हम इस कड़ी में आगे चलें तो ये आप देखोगे कि इसमें कह रहा है कि यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। अब हम आपसे ये चलते हैं कि क्या बताती हैं हमें कंकाल के अध्ययन। आप कंकाल के अध्ययन से ये नहीं बता सकते कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। कंकाल के अध्ययन से आप ये दोनों नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो पुरातत्वविदों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि ये कौन पुरुष है कौन स्त्री है। तो कुछ लोगों ने, पुरातत्वविदों ने बताया कि स्त्री जो है वो बच्चा देने वाली है, तो उसकी जो कूल्हा है वो पुरुषों से बड़ा रहेगी। फिर भी ये कंटिन्यूटी प्रामाणिक बातें नहीं हुई। तो इस कड़ी में एक चिकित्सा के लेखक चिकित्सा पर एक बुक लिखे हैं, चरक संहिता, और चरक संहिता लिखे हैं 2000 साल पहले। चरक संहिता 2000 साल पहले लिखे हैं चरक ने, और ये किस पे लिखे हैं, चिकित्सा पे। और ये बुक क्या है, चरक संहिता। ये बुक क्या है, चरक संहिता। अब हम अगर आगे आपसे चलें तो इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, ये वही जो अभी वर्तमान स्थिति है वही। लेकिन इनाम गांव में एक विशेष चीज़ मिली है कि उनके हड्डियों पे काटने के निशान मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते भी होंगे। ये आपको इनाम गांव में ये ध्यान जरूरी रखना है। अब आप आगे चलेंगे तो आपको अन्यत्र, आप देख रहे हो कि हमारे ऋग्वेद की रचना भी 3500 साल के आसपास हो रही है, और ये जो चीन है वर्तमान में चीन, वो भी 3500 साल पहले लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। तो इसमें वो हड्डी पे लिखते हैं, यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, ये हड्डी पर लिखी गई है। अब इसमें हम आगे चलें तो ये कुछ विशेष नहीं है। अब आपको बता दें कि ऋग्वेद के राजा और उनके राजाओं के बीच, राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताओ। तो अभी आपको मैं जितनी भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया, उसमें से जो सबसे उपयोगी शब्द हैं जिसे आप एक बार देख के पूरे क्विक रिवीजन चैप्टर को कर सकते हो, तो आप ये देख लो। उपयोगी शब्द में आप देखोगे वेद। अब वेद आपको मैंने 4 बताई, जिसमें ऋग्वेद की चर्चा 3500 साल पहले मैंने आपको बताई लिखा गया, ठीक है। इसमें 1000 लगभग प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाओं को सूक्त कहते हैं। और इस सूक्त में देवी देवता की स्तुति है, देवी देवता आप देख ही रहे हो। और देवी देवता भी कितने देवताओं की चर्चा है अभी इसमें आप देख रहे हो। अभी जो आपके चैप्टर में चर्चा है, बस आपके पास ज्ञान का भंडार अथाह है, लेकिन आप जिस चैप्टर की बात कर रहे हो उस चैप्टर में जितनी चर्चा है आप उतनी ही पढ़ो, तो आप सिस्टम से आगे बढ़ोगे। तो इसमें 3 देवता की चर्चा की गई है। कौन कौन आप देखे होगे, अग्नि, इंद्र और सोम, यही 3 देवता की चर्चा की गई। तो अग्नि आग के, इंद्र युद्ध के, और सोम तो एक पौधा है। अब आप देखे होगे प्रार्थना से आपको मैं बता दिया, वेद की प्रार्थना आप देख लिए। भाषा आप देखे होगे कि वैदिक संस्कृत है, उसे प्राक संस्कृत कहते हैं। रथ का उपयोग आप युद्ध में देखे, यज्ञ अनुष्ठान में लोग कर ही लेते हैं। अब राजाओं के लिए 20 शब्द का उपयोग हुआ, जन के लिए जन, और गुलामों के लिए दास, और महापाषाण की आप खामोश प्रहरी कहानी आपने सुनी। कब्र में कैसे कैसे क्या होते हैं, कौन कब्र कैसे थे आपने देखा। अभी कंकाल आपने देखे कि कुछ कंकाल विशेष व्यक्ति के हैं, जैसे इनाम गांव में वो जो उत्तर की ओर सर करके लेटा है, और कुछ कंकालों के कब्र में लोहे मिले हैं। तो आप इतने जाने। अब आगे इससे संबंधित जो टाइम पीरियड है आप वो देख लो।
जिसकी मैं चर्चा भी कर चुका हूँ। तो अगर आप ये देखोगे टाइम पीरियड, तो इसमें देखो वेदों की रचना का प्रारंभ 3500, महापाषाणों के निर्माण आप देखे होगे 3000, खामोश प्रहरी, इनाम गांव में आप 3600 से आप देख ही चुके होगे। अब आप आगे देखो, चरक संहिता का भी मैंने बात किया था कि चरक संहिता 2000 साल पहले। तो इसमें ये मेरा इतना काम था कि सूक्त जो है वो अच्छी तरह से बोली जाती है, रथ युद्ध में खींचा जाता है, यज्ञ अनुष्ठान के लिए किया जाता है, दास गुलाम और महापाषाण में सजाए गए पत्थर। महापाषाण से आप अब ये जो वाक्य 2 को पूरा करें वो आप अपने से पूरा करेंगे।